Good afternoon. Good afternoon. So this is the Google form that you are submitting by submitting your PDF files in the form of assignment. So Google form, I have got 18 responses. मतलब 18 out of you have been submitted the still many left. The last date for the assignment submission is the course end date. So 3rd of August will be the last date for submission of the assignment. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। यस सर मेरे पास कल किसी फैकल्टी की कॉल आई थी डॉम्स के रिलेटेड, ये जॉब एक्ट के। ओके। तो वो बोल रहे थे कि असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट कल थी। आपके पास कोई कॉल गई थी वहां से मैकेनिकल से? यस सर। और नाम बताया था क्या उन्होंने कुछ अपना? राकेश जी बताया था क्या? नहीं, नाम एज इट इज मेरे को याद नहीं है सर। तो वो उन्होंने आपको भी कॉल किया था, शायद आप उस टाइम मीटिंग में थे किसी। हाँ हाँ हाँ, यस यस, समझ गया। वो राकेश जी थे, वो डिपार्टमेंट के ही हैं, है ना? तो ओके सर। मैं वो लैब वेल्डिंग लैब इंचार्ज है ना, वर्कशॉप। हाँ, तो उसमें उन्होंने 31 तारीख कही होगी, क्योंकि शुरू में हमने 31 तारीख फिक्स की थी, है ना? बट अभी हमने क्योंकि जो रिसोर्स पर्सन के असाइनमेंट वगैरह थे वो थोड़ा काफी लेट आए थे आपके पास, है ना? तो इसीलिए भाई हमने असाइनमेंट की डेट को 3rd of August तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट अप टू 3rd of August, नो इशू। सर टोटल असाइनमेंट अपने पास 8 है ना? हाँ, टोटल 8 हैं, जिसमें से 7वां असाइनमेंट मिस व्याख्या पाराशर की तरफ से है, असाइनमेंट नंबर 6 जो है, और असाइनमेंट नंबर 8 जो है वो मिस्टर अनुदीप श्रीवास्तव की तरफ से है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो बाकी असाइनमेंट वो मेरी तरफ से हैं। तो करने आपको सारे ही असाइनमेंट सबमिट हैं, और आज ये एक्स्ट्रा क्लास भी जो हमने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि आपको किसी भी असाइनमेंट में डिफिकल्टी ना रहे, है ना? होमोजीनियस मान लीजिए कोई कंडीशन है तो कैसे सॉल्व करना है, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है या नॉन होमोजीनियस है तो कैसे करना है, तो वो सब पे आज हम डिस्कस कर लेंगे असाइनमेंट डिफिकल्टी पर, और आपकी कोई भी क्वेरी पर। तो इन एनी हाउ आपको 3rd of August तक असाइनमेंट, और डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, है ना? यू सबमिट द असाइनमेंट। यदि आपकी मान लीजिए 5 असाइनमेंट रेडी हैं, आप 5 को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसमें हमने एक ऑप्शन दे दिया है एडिट योर रिस्पॉन्स, तो यू कैन एडिट योर गूगल फॉर्म। आपके 5 सबमिट हैं, आप दोबारा से 3 और अपलोड कर सकते हैं, या किसी पुराने वाले को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ सर फॉर्म में जो सर आपने एडिट का ऑप्शन दिया है सर, वो एडिट नहीं हो रहा है, वो फिर से कंप्लीट सबमिट हो रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। वो मैंने नहीं अभी दिया नहीं है मैंने, है ना? लेकिन ये मैं दे दूंगा अभी क्लास के बाद, है ना? वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एडिट योर रिस्पॉन्स का, तो वो अभी मैंने चेक बॉक्स टिक नहीं किया है, वो मैं कर दूंगा अभी। तो फिर आप कर पाएंगे, मतलब, है ना? पार्टली सबमिट करके फिर कई बार एडिट कर सकेंगे आप अप टू 3rd of August तक। तो जितना भी रेडी होता जाए आप सबमिट करते जाइए। ठीक है, और पैरेलल में एक फॉर्म और आपको इशू किया गया है, दैट इज रिलेटेड टू फीडबैक। यस सर। समय निकाल के 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना है, उसमें हार्डली 10 या 11 क्वेश्चन है ना? और कोर्स से रिलेटेड है, सारी चीजें हैं उसमें। स्केल बना हुआ है 1 to 5 का, ज्यादातर क्वेश्चंस में स्केल बना हुआ है। तो 5 मतलब स्ट्रांगली एग्री विद दैट पॉइंट, एंड 1 फॉर यू आर टोटली नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। तो जो भी ग्रेडिंग आपको सूट करती है, जो भी आपको लगता है वो आप दीजिए, है ना? और आप अपना नाम नहीं देना चाहते हैं तो ऑप्शनल फील्ड रखा है ना? आप बिना नाम के भी अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, विदाउट योर नेम। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप नाम दें और ना दें, अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें, क्योंकि फीडबैक से हमको आने वाले समय में यदि हम कोई दोबारा से कोर्स लॉन्च करते हैं, है ना, चाहे इसी कोर्स को रिपीट करते हैं बाद में किसी बैच के लिए, या फिर इस कोर्स जैसा कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, तो उस कोर्स में इंप्रूवमेंट करने में हमको मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ योर फीडबैक। तो फीडबैक जरूर दीजिए, है ना? तो अब इस गूगल फॉर्म में
देख लेते हैं। देखो ये नेम वाला जो फील्ड है असाइनमेंट वाले फॉर्म में, तो ये नेम कंपलसरी है, मतलब नाम देना पड़ेगा ना, हमें पता लगना चाहिए कि किसने ये असाइनमेंट सबमिट किया है। लेकिन फीडबैक वाले फील्ड में ये नेम जो है वो ऑप्शनल है ना। यूनिवर्सिटी रोल नंबर है ना, और ईयर एंड कोर्स। ईयर कोर्स में आप डाल दीजिए, जैसे आप मान लीजिए डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा 3rd ईयर है ना, 3rd ईयर में है, और यदि बीटेक में है तो बीटेक 3rd ईयर है ना। भले ही आपका 2nd ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आप फिर भी बीटेक 3rd ईयर मेंशन कर दीजिए है ना। और जो 1st ईयर पास करके 2nd ईयर में आए हैं वो बीटेक 2nd ईयर मेंशन कर दीजिए। तो आप एडिट कर ही सकते हैं, मैं एडिट रिस्पॉन्स खोल दूंगा। तो सबसे पहला असाइनमेंट था हमारा, मेक ए ऑप्टिव प्रोग्राम टू प्लॉट डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस r equal to 13579 बाय यूजिंग लूप। ठीक है, तो इस लूप वाले असाइनमेंट में काफी लोगों ने कर लिया है ना। कृष्णा चौहान तो यूनिवर्सिटी में भी आए थे, और यूनिवर्सिटी में आने के बाद उन्होंने सारे असाइनमेंट वहाँ कंप्लीट भी किए हैं है ना, लैब में आकर के, यूनिवर्सिटी में आकर के। तो आप इसे कंप्लीट करें, इसमें कुछ है नहीं, मतलब काफी इजी असाइनमेंट है ये। इसमें पहले तो आपको वो सब चीजें लिखनी होती हैं, क्लियर ऑल CLC है ना, वो तो लिखिए। यदि फिगर विंडो है तो क्लोज ऑल भी लिखिए। तो बताइए असाइनमेंट 1 में हमारी फिगर विंडो है या नहीं, यस और नो, बोलिए। इसमें फिगर आएगा कि नहीं आएगा? भाई जब प्लॉट करना है, प्लॉट डिफरेंट सर्किल्स, जब प्लॉट करेंगे इट मींस फिगर आएगा ना, एक फिगर जनरेट होगा। तो फिगर वाली जितने भी असाइनमेंट हो उन सब में आप क्लियर ऑल CLC और एक क्लोज ऑल और वर्ड यूज कर लें, क्लोज ऑल है ना, जिससे जब प्रोग्राम रन हो तो वो पुराने वाले फिगर्स को क्या कर दे, क्लोज कर दे। यदि कुछ खुले हुए हों तो उन्हें वो क्लोज कर दे। उसके बाद सिंपल है, रेडियस आपको कई सारे सर्किल प्लॉट करने हैं। एक की रेडियस 1 हो, एक की 3 हो, एक की 5 हो, एक की 7 हो, एक की 9 हो। तो ये AP के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 और इंक्रीमेंट कितने का है, 2 का इंक्रीमेंट है, तो आप इसमें दे सकते हैं 1:2:9। ऐसा करके आप इसका एक वेक्टर बना सकते हैं है ना। और वेक्टर बनाने के बाद में फिर उस सर्किल पे आप क्या कर लीजिए, प्लॉटिंग कर लीजिए है ना। सर्किल का इक्वेशन x = r cos θ, y = r sin θ, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है ना। और वैसे आपका कौन सा इक्वेशन है, x² + y² = r। तो मैं अभी एक नया शेयर कर लेता हूँ फिलहाल। लेट मी शेयर माय PPT। ये हमारी लेक्चर 1 वाली PPT है ना, तो इसी में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फुल मोड में yes, PPT visible in full mode to all of you। देखो असाइनमेंट 1 है ना, आपके पास सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन x² + y² = r² होती है। r की वैल्यू आपने डिफाइन कर दी है ना, 1:2:9। इसके पहले जो भी आपको लिखना था वो आपने लिख दिया, क्लियर ऑल, सेमीकोलन, CLC, सेमीकोलन, या जो भी आपने लिखा, क्लोज ऑल अलग अलग लाइन में लिख दीजिए, या एरर आए तो अलग अलग लाइन में लिख दीजिए है ना, क्लोज ऑल। ये आपका r डिफाइन हो गया। अब r डिफाइन होने के बाद यदि एक ही सर्किल होता तब तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहला सर्किल यदि 1 रेडियस का है, फिर अगला सर्किल 3 रेडियस का है, तो फिर एक सर्किल प्लॉट करना है, फिर एक 5 रेडियस का प्लॉट करना है, फिर एक 7 रेडियस का प्लॉट करना है, लाइक दैट। सो इट इज ए रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। तो इसके लिए आप लूप का यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या किया है, फिर फॉर लूप लगाया है ना। मान लो आप पहले एक ही सर्किल प्लॉट करो, तो सर्किल की पोलर इक्वेशन क्या है, x = r cos θ और y = r sin θ। बस इससे आप पॉइंट जनरेट कर लो है ना। अब थीटा क्या है, थीटा आपका यहाँ पे 0 डिग्री है ना। फिर इस सर्किल में मान लो हम
थीटा को इंक्रीज करते जाएं तो थीटा की वैल्यू 0 से यहाँ 90 हो जाएगी, फिर यहाँ 180 हो जाएगी, देन हियर इट विल बी 270 एंड इट विल बी अगेन 360 हियर। ठीक है, तो सर्किल को प्लॉट करने में थीटा जो है वो वेरी करता है 0 से लेके 360 तक। तो आप क्या करिए, थीटा के नाम से एक वेरिएबल बना दीजिए और उसमें आप 0 से 360 को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये पूरा सर्किल है, ये 0 और ये पूरा घूम करके 360 डिग्री हो गया, तो इस 360 वाले पार्ट में इसकी सरकमफ्रेंस पे आप बहुत सारे पॉइंट जनरेट कर दीजिए, है ना, पॉइंट जनरेट कर दो। जैसे ये पहला पॉइंट P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए कि आपने 25 पॉइंट जनरेट किए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लिनस्पेस हमारी कमांड होती है 25 पॉइंट जनरेट करने, और कहां से कहां तक जनरेट करने हैं, 0 से 360 के बीच में। तो आप लिखेंगे 0, 360, 25। तो ये 25 पॉइंट्स आपके जनरेट हो जाएंगे। थीटा जनरेट हो गया। थीटा एक वेक्टर है। अब थीटा का साइज क्या होगा, 1/25, है ना, 25 वैल्यू आएंगी ना इसके अंदर, तो ये एक रो वेक्टर होगा। पहली वैल्यू 0 होगी, लास्ट वैल्यू 360 होगी, और बीच में सब मिला के 25 पॉइंट हो जाएंगे 0 और 360 को मिलाकर। तो इसका साइज हो जाएगा 1/25 का, ये वेक्टर बन गया। अब आप इसमें यदि r cos थीटा करते हैं, cos d थीटा, है ना, क्योंकि मैंने डिग्री में वैल्यूज दी हैं तो मैं cos d कर रहा हूं। यदि मैंने यहाँ 360 की जगह 2π रेडियन लिखा होता तो फिर मुझे यहाँ पे d लगाने की जरूरत नहीं है, तब मेरे एंगल रेडियंस में होते। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थीटा इक्वल टू लिनस्पेस कर दिया। अब ये वैल्यू किसकी है, x कोऑर्डिनेट की है, तो x कर दिया। ठीक है, अब r की वैल्यू, अभी r की वैल्यू चेंज होनी है, इसलिए लूप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो r1, है ना, r1 फिर r2, तो आप ऐसे समझ लो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे r की वैल्यूज हैं, और ये r वेक्टर में है। तो इसकी पहली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, r1, दूसरी को r2, फिर r3, r4, r5। तो हम क्या करेंगे, इस 1, 2, 3, 4, 5 के लिए एक लूप वेरिएबल बनाएंगे। फॉर कोई भी एक लूप वेरिएबल ले लिया, आई ले लिया, i इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, 5 बार लूप चलाएंगे इसको, 1 to 5, है ना, 1 to 5, 1 to 5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 1 to लेंथ ऑफ r ऐसा भी लिख सकते हैं, r की लेंथ। अब r की लेंथ कितनी है, वही 5 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 to 5 भी लिख सकते हैं, जैसे भी करना है आपको। सर हाँ, एक क्वेश्चन था, ये जो हमने हमारे पास रेडियस है हाँ, r is equals to 1, 2, 3, 5, ओके, इसके जो बीच में इंटरवल है सेम है, मतलब दो का है। हाँ, इसके अगर सेम है। अगर इसमें सेम ना हो, ऐसे पहला 1 हो, फिर 4 हो, फिर 7 हो, फिर कुछ और हो, तो फिर उसके लिए कैसे चलाएंगे? हाँ देखो, यदि पहले 1 हो, फिर 4 हो, फिर कितना हो, बोलो आप वैल्यूज बोलो। फिर सर मान ली 7 हो, फिर 10 7 हो, फिर 10 हो, फिर 13 हो, ये सर कोई भी हो, ऐसे हो। तो देखो इसमें अब इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है ना। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 10, 10 3 13। तो क्या होगा, बस ये जो आपने 2 लिखा है ना इंक्रीमेंट, ये वाला इंक्रीमेंट आपका 3 हो जाएगा, है ना, 1:3, और लास्ट वैल्यू पहले आपकी 9 थी, अब आपकी लास्ट वैल्यू क्या है, 13। तो यहाँ पे इसकी जगह आप 13 कर दीजिए, तो आपका ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर बनने के बाद में इस पहली वैल्यू को हम वही नाम इसके वही रहेंगे, r1, r2, r3, r4, r5। ये नाम नहीं बदलते, है ना। पहला एलिमेंट r1, दूसरा r2, भले उसकी वैल्यू 4 हो चाहे 3 हो, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो तो r2 ही कहलाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। और सर अगर इंक्रीमेंट जो सेम ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हाँ, ऐसे 1, 5। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये सर यही पूछ रहा था मैं। देखिए अब r हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है, मान लो r हमारी वैल्यू चेंज ऐसी है, कुछ ऐसी दी हुई है कि मान लो हमको दे जाएगा पहला 1 हो, फिर 10 हो, फिर 5 हो, फिर 3 हो, फिर 200 हो, वाकई कुछ ऐसे हो, मान लो 20 हो। तो अब इसमें कोई एपी तो है नहीं, ना कोई सीक्वेंस नहीं है ना। तो फिर हम इसको क्या करेंगे,
हम एक वेक्टर जनरेट करेंगे और अब वेक्टर के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पहला एलिमेंट लिखेंगे 1, 10, 5, 3, 20। ठीक है, फिर ये जो वेक्टर अभी हमने कोलन से बनाया है ना, फिर हम ये कोलन का सहारा नहीं लेंगे। हम जो भी उसके एलिमेंट है उस इंडिविजुअल एलिमेंट को हम टाइप करेंगे, है ना, टाइप करेंगे। या फिर यदि ये डाटा हमारे पास एक्सेल में है पहले से, तो आज मैं आपको एक्सेल से डाटा कैसे ऑक्टेव में कॉल करते हैं वो भी बता रहा हूँ। तो वहां से जैसा भी डाटा होगा, सीक्वेंस वाला, नॉट सीक्वेंस वाला, जैसा भी होगा, वो एक्सेल से एज इट इज उठ करके आर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगेन ये वैल्यूज के नाम फिर भी वही रहेंगे, पहला R1, दूसरा R2 एंड सो ऑन, लास्ट वाला R। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। अब हम थोड़ा सा इसकी इंक क्लियर कर लेते हैं पहले। क्लियर द इंक। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने सारी चीजें लिख दी, उसके बाद मैंने R एक वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो मान लो मेरी अलग अलग रेडियस हैं, तो मैंने डिफाइन कर दिया 1, 4, 2, 20, 15, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी रेडियस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यदि मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा लेंथ ऑफ R, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6। तो अब मेरा R डिफाइन हो गया। R डिफाइन होने के बाद मैंने लूप स्टार्ट किया फॉर I इक्वल टू 1 से लेके, 1 से क्यों चल रहा हूं? मान लो ये एलिमेंट 1 ना होकर के, मान लो यहाँ पे ये 12 होता पहला एलिमेंट, तब भी इसका नाम तो R1 ही होता ना। तो 1, इस 1 को पकड़िए, ब्रैकेट वाले 1 को पकड़िए। तो इस ब्रैकेट के लिए हम लूप चला रहे हैं। तो I इक्वल टू 1 से लेके कहां तक? लास्ट तक। और लास्ट मतलब कहां तक? 6 तक। और 6 मतलब कहां तक? लेंथ R तक। तो लेंथ ऑफ R, ये लूप चला रहा है। और इस लूप को हम कर देंगे बंद, और इसके अंदर कर लेंगे हम कोडिंग्स। तो कोडिंग्स में हम क्या करेंगे? x इक्वल टू R cos थीटा। अब R में कितनी वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज हैं, लेकिन मुझे तो पहली वैल्यू चाहिए ना। तो मैं लिखूंगा R1, और 1 मुझे कहां से मिलेगा? I की वैल्यू 1 है, इसलिए R ब्रैकेट I। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, R ब्रैकेट I स्टार cos d थीटा। ये x हमने डिफाइन कर दिया, x बराबर R cos थीटा। फिर हमने कर दिया y बराबर R sin थीटा, RI इंटू साइन डी थीटा। ठीक है, अब R के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 6। अब एक थीटा और डिफाइन करना था, क्योंकि एरर आ जाएगी। थीटा तो डिफाइन करो, थीटा उसी तरह डिफाइन कर लो। लिन स्पेस कमांड से पहली वैल्यू 0, लास्ट वैल्यू 360, और हमें मान लो 25 पॉइंट चाहिए या 30 पॉइंट चाहिए, तो 30, तो 30 पॉइंट चाहिए, तो इसके अंदर 30 पॉइंट है। तो x के अंदर भी 30 पॉइंट हो जाएंगे, y के अंदर भी 30 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहलाएगा x1 y1, दूसरा कहलाएगा x2 y2, और लास्ट पॉइंट कहलाएगा x30 y30। ठीक है, x1 y1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट x2 y2, और लास्ट पॉइंट x30 y30। मान लो ये सर्किल है, और ये पहला पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, और ऐसे ही चलते गए, और इस पे लास्ट पॉइंट हमारा आ गया x30 y30। ठीक है, तो 30 पॉइंट जनरेट हो गए। तो x में 30, y में 30। अब इन 30 पॉइंट्स को क्या करना है? प्लॉट। तो प्लॉट x, y, बस आपका सर्किल प्लॉट हो जाएगा। अब ये लूप चला, i की वैल्यू कितनी है? 1 पे पहला सर्किल प्लॉट हो गया, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 12। सर्किल पहला प्लॉट होगा, लेकिन उसकी रेडियस कितनी होगी? 12 की रेडियस का प्लॉट होगा। करेक्ट। अब जब लूप बंद हो गया, तो लूप फिर से दोबारा अपनी कंडीशन पे आएगा। कंडीशन में वो i की वैल्यू अब 1 थी, 1 से बढ़ा देगा 2। अब 2 होते ही ये हो जाएगा R2। तो R2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4। R2 मतलब 4। और फिर से x में 30 पॉइंट आ जाएंगे, फिर y में 30 पॉइंट आ जाएंगे, और फिर से एक सर्किल प्लॉट होगा, और उस सर्किल की रेडियस क्या होगी? 4। तो ये छोटा सर्किल आएगा।
4 का प्लॉट होगा। फिर आपका लूप फिर से एंड होकर के फिर वापस जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अब वो R3 को पकड़ लेगा, तो R3 cos थीटा, R3 sin थीटा, और फिर उसकी रेडियस 2 है तो एक और छोटा सर्किल प्लॉट होगा, ये 2 रेडियस का प्लॉट हो गया। उसके बाद फिर लूप की वैल्यू आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 होने से फिर वो 20 का सर्किल प्लॉट करेगा, तो एक बड़ा सर्किल प्लॉट होगा। ठीक है, बड़ा सर्किल के बाद फिर 15 का सर्किल, वो 12 और 20 के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और 15 के बाद में फिर 5 का सर्किल प्लॉट होगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, मतलब 5 तक जाएगा, तो ये लूप में फिर अगली वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से लेके 6 तक चलना है। और जैसे ही आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये बोलेगा अब तो लूप चलना ही नहीं है, तो लूप बंद हो जाएगा। लूप बंद होने का मतलब आपके सर्किल्स प्लॉट होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब पहला सर्किल प्लॉट होता है और फिर दूसरा प्लॉट होता है तो पहला गायब हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? होल्ड ऑन। तो यहाँ पे एक होल्ड ऑन कमांड का यूज करना है बस। ये आपका पहला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं है। ये कोडिंग कर लीजिए, आउटपुट अब इसको एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर लीजिए। तो अब एक वर्ड फाइल बनाइए, उस वर्ड फाइल में ये, हाँ बोलिए। हेलो सर, ये रेडियस हमको बार बार चेंज करनी पड़ेगी या ये अपने आप ही प्ले जो जनरेट एक बार में हो जाएंगे सब सर्कल? सब एक बार में हो जाएंगे, एक बार में। अच्छा, एक बार में सब कुछ हो जाएगा। देखो ये लूप पूरा चलेगा, पहले चलेगा तो एक सर्किल प्लॉट, कमांड हमको एक ही बार रन करानी है। प्रोग्राम को रन, हाँ प्रोग्राम को रन करोगे आप तो उसके अंदर लूप जो है ना वो 6 बार रन करेगा अपने आप। अच्छा, 6 बार रन करेगा, और इतनी जल्दी रन करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी रन कर दी है इसने। लेकिन समझाने के लिए बताया है कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है अंदर कोडिंग में, ऐसे ऐसे काम हो रहा है। तो ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है, बहुत ही मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है सारा काम, है ना। तो वो करता जाएगा। यदि आपके यहाँ 6 सर्किल की जगह पर मान लो और भी 6 होते, कुछ और वैल्यू दे दो, 8, 9, 10, है ना, 100, 200, 50, कुछ भी वैल्यू दे दो आप। लेंथ लगा देंगे आर वाली, बस लेंथ लगाई रखा है हमने। अब यस सर कितनी भी वैल्यू हो उतने बार लूप अपने आप चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक हो गया। हमें कोई आर की वैल्यू नहीं देनी, हमें तो बस एक बार डिफाइन करनी है और लूप चलाना है। ठीक है, रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क के लिए ही लूप होते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट वर्क हो गया। मैं अब इसमें करना क्या है, अब इसमें एक चीज और मैंने करनी है, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा। ये जो आपने यहाँ लिखा ना आर, कहीं यहाँ पे लिख दीजिए एफ प्रिंट एफ, एफ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये लिख दो कि दिस प्रोग्राम, है ना, दिस ऑक्टेव प्रोग्राम, ऑक्टेव प्रोग्राम मेड बाय, ठीक है, मेड बाय, और यहाँ नाम ले लीजिए सूर्यांश पटेल। मान लीजिए सूर्यांश पटेल ने ये प्रोग्राम बनाया है तो अपना लिखेंगे सूर्यांश पटेल। फिर शाहरुख खान ने बनाया है तो वो लिखेंगे बाई शाहरुख खान, है ना। फिर इसमें और इन्फॉर्मेशन दे दो, अपनी यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। शाहरुख खान के बाद एक बैकस्लैश n और लगा देना। बैकस्लैश n का मतलब लाइन चेंज हो जाएगी, पहले नाम आ जाएगा, नाम के बाद फिर रोल नंबर आ जाएगा, फिर रोल नंबर के बाद फिर /n लगा देना, फिर आपका बीटेक 3rd ईयर आ जाएगा। जो भी होगा, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा लिखेंगे, बीटेक वाले बीटेक लिखेंगे, 3rd ईयर वाले 3rd ईयर लिखेंगे, 1st ईयर वाले 1st ईयर लिखेंगे, जो भी जिसका है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये हर प्रोग्राम में लिखनी है, मतलब असाइनमेंट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे असाइनमेंट नंबर 8 हो, कोई भी हो, ठीक है, ये लिख देना है। अब ये जो फिगर बन गई है आपकी, है ना, ये फिगर बन गई है, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि इस फिगर में कुछ टाइटल वगैरह हो? जैसे मान लो आपकी ये फिगर बन गई, ऐसे बहुत सारे सर्किल आपने बना लिए, जितने भी आपके सर्किल थे। फिर आप इसमें ऐसा नहीं चाहेंगे कि इसमें यार कुछ ऐसा आ जाए कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट लिया है आपने, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वाई कोऑर्डिनेट लिया है, ठीक है, और इसका एक टाइटल हो जाए। तो टाइटल में आप क्या लिखेंगे? टाइटल में लिख दीजिए कंसेंट्रिक सर्कल, कुछ भी आप बना दीजिए टाइटल, कंसेंट्रिक सर्किल, है ना, प्लॉट बाय सूर्यांश पटेल, बाय सूर्यांश पटेल, नाम आ गया आपका। ऐसा करने से फायदा ये होगा, आपके प्रोग्राम को कोई कॉपी भी नहीं करेगा, है ना, आपका एक यूनिक प्रोग्राम होगा, कोई कॉपी करेगा तो पकड़ा जाएगा, है ना।
कम से कम कुछ तो वो अपने आप करेगा। तो कंसेंट्रिक सर्किल प्लॉट बाय सूर्यांश पटेल। तो ये काम करने के लिए क्या करना रहता है, थोड़ी सी कोडिंग जो है ना, ये जो कोडिंग हमने करी है, एंड जब लूप बंद हो गया, सर्किल प्लॉट हो गए, उसके बाद एक कोडिंग यहाँ पे कोडिंग और करो। पहले तो एक्स लेवल डिफाइन करो, कॉमा कॉमा के अंदर आप लिख दो एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा कॉमा के। फिर आप वाई लेवल डिफाइन करो, कॉमा कॉमा के अंदर आप लिख दो वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर आप टाइटल डिफाइन कर दो, टाइटल में आप लिख दो कंसेंट्रिक सर्किल प्लॉट बाय सूर्यांश पटेल। जब आप ये कोडिंग कर देंगे, पहली दूसरी तीसरी 3 लाइन बढ़ा देंगे, और ये लाइन एंड के अंदर नहीं होनी चाहिए, मतलब लूप के अंदर नहीं होनी चाहिए, लूप के बाहर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम का एक ही तो कोऑर्डिनेट होगा और एक ही वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये करके और आप यहाँ पे वो कर दीजिए, ये चीजें अपने आप आ जाएंगी फिर आपकी, ये आपको फिर फिगर में अपने आप दिखाई देने लग जाएगा प्रोग्राम रन करने के बाद। टाइटल दिखाई देने लग जाएगा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और आप चाहें कि यहाँ लीजेंड बन जाए, यहाँ क्या बन जाए, लीजेंड बन जाए। तो लीजेंड में ये हो जाए कि मान लो पहला सर्किल, फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल, कुछ आप लीजेंड देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, नहीं देना चाहें मत दीजिएगा। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप वो सर्किल प्लॉट कर लें, है ना। यदि आप एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी नहीं देते हैं, लेकिन टाइटल तो जरूर देते हैं, क्योंकि टाइटल में आपका नाम आ रहा है ना। तो आप टाइटल कंपलसरी है मेरी तरफ से, टाइटल में जरूर अपना नाम दे रहे हैं। बाकी लीजेंड वगैरह दे रहे हैं तो अच्छा है, नहीं दें तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये असाइनमेंट मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब इसको वर्ड फाइल में कैसे करना है? सर टाइटल का एक बार बता दीजिए, वो कनेक्शन हट गया, पता नहीं आवाज नहीं आती शायद। टाइटल यदि लाना है ना फिगर में, जैसे हमारा yes, फॉर लूप यहाँ बंद हो गया एंड पे, ठीक है, हमारा फॉर लूप यहाँ पे बंद हो गया। यस सर। तो इस एंड के बाद हमको लिखना है टाइटल। 3 कोडिंग करनी है। एक्स लेवल से तो एक्स एक्सिस का वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखना है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ कॉमा कॉमा के अंदर मैंने लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ आ जाएगा। वाई लेवल से वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट लिखा आ जाएगा इस तरफ यहाँ पे। और टाइटल से इस फिगर का टाइटल आ जाएगा, कंसेंट्रिक सर्किल प्लॉट बाय सूर्यांश पटेल। ये हर चीज कॉमा कॉमा के अंदर बंद करनी है, मतलब पहले ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर उसके अंदर कॉमा कॉमा, और कॉमा कॉमा के अंदर जो भी आप लिखेंगे वही फिगर का टाइटल आपको दिखाई देगा। आप जो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा आप अपना लिखें, लेकिन अपना नाम जरूर लिख दें, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप ना लिखें भले, क्योंकि आपने वो शुरू में लिख दिया है ना। अपना नाम, रोल नंबर, बीटेक 3rd ईयर, ये आपने शुरू में लिख दिया, और यहाँ टाइटल में केवल नाम लिख दीजिए। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी कि ये प्लॉट आपने ही किया। यस सर। ये असाइनमेंट 1 हो गया। अब इसको वर्ड फाइल में कैसे ले जाओगे, वो इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। तो यहाँ एक हेडिंग डाल लेना कोडिंग, है ना, और या एक ऊपर हेडिंग डाल लेना असाइनमेंट 1, है ना। डाल लेना चाहे मत डाल लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोडिंग, कोडिंग को पेस्ट कर देना जितनी भी लाइन हो। उसके बाद इसका कमांड विंडो आउटपुट, कमांड विंडो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वो वाली वर्ड वाली? नहीं, वर्ड वाली अभी मैंने शेयर की नहीं है, मैं ऐसे में समझ। अच्छा सर, ओके सर। हाँ, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, ये समझो कि ये वर्ड की विंडो है। तो इस वर्ड की विंडो के अंदर पहले कोडिंग पेस्ट करनी है, फिर कमांड विंडो का आउटपुट पेस्ट करना है, फिर फिगर को पेस्ट करना है। ठीक है, तीनों फिगर को पेस्ट करना है। फिगर कहाँ से पेस्ट होता है, जब फिगर बनता है तो वहां पे एडिट विंडो आती है, एडिट मेन्यू आता है। एडिट के अंदर एक ऑप्शन होता है कॉपी फिगर टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फिगर टू क्लिपबोर्ड, बस उस फिगर को यहाँ पेस्ट कर देना। तो ये सारी चीजें आपकी वर्ड में आ गई। अब इस वर्ड की पीडीएफ बना देना और अपलोड कर देना, असाइनमेंट हो गया था। सर एक हाँ, डायरेक्ट इसका फोटो खींच के वो उसमें पीडीएफ बना दें। डायरेक्ट किसका फोटो खींच के? जैसे कोड का, और ये जो हमारा डायग्राम है ना जो दिखेगा उस पे, हाँ, उसका डायरेक्ट फोटो खींच के उसका हम पीडीएफ बना दें। और कमांड विंडो आउटपुट का? हाँ, वो दोनों फोटो को एक पीडीएफ में मर्ज कर देंगे। दो नहीं 3 है। एक तो कोडिंग है,
और एक हाँ आउटपुट है, हाँ सर, वो फिगर है। वो सभी को उन सभी को एक इसके, एक पीडीएफ में मर्ज कर देंगे। हाँ लेकिन लेकिन उस कोडिंग में नाम आपका होना चाहिए, है ना? ठीक है, और ठीक फिगर है। में भी नाम आपका होना चाहिए, फिगर के टाइटल में। ओके सर। ठीक है ना? यदि मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि एक ही फिगर को सबने कॉपी किया, सबने उसी को पेस्ट कर लिया, नॉट। हम्म। पीडीएफ होनी चाहिए और उसमें आपकी ये तीनों चीजें दिखाई देंगी, जैसे मर्जी बना लो, नोटपैड में बना लो, वर्ड में बना लो, कैसे भी बना लो, पीडीएफ होनी ओके चाहिए। सर, ओके चलिए, तो ये असाइनमेंट, ओके सर। क्या मुझे मेरे ख्याल से ऑप्टेम में कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया आपको, है ना? बाकी प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए, है ना? अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ फिलहाल, और फिर से मैं गूगल फॉर्म शेयर कर ले रहा हूँ, गूगल फॉर्म। तो ये देखो, पीडीएफ फाइल ही सबमिट होगी आपकी, है ना? पीडीएफ फाइल ही एक्सेप्ट करेगा ये। और साइज तो हमने काफी रख रखा है, 10 MB के आसपास है, तो 10 MB से कम की फाइल ही बनेगी आपकी, तो केबी में बनेगी। सर व्याख्या मैम ने तो प्रेजेंटेशन के लिए भी बोला था कि प्रेजेंटेशन हाँ, देना। तो उसमें आप पीपीटी कर सकते हैं, उस वाले, वो असाइनमेंट नंबर 7 है ना? 8 है देखो मैं, सर, 8। नहीं नहीं 8 हाँ 8 है, अच्छा हाँ लिखा हुआ है, यस, बाई रिसोर्स पर्सन व्याख्या पर, यही तो है। तो हाँ इस वाले तो वही असाइनमेंट तो। में, हाँ इस असाइनमेंट में हमने पीपीटी अलाउ करी हुई है, देखो जब गूगल, और इसको भी सर अनुदीप सर देखो वाले ये में देखो, हमने पीपीटी हमने सबमिट कर अलाउ दें। किया हुआ है प्रेजेंटेशन और पीडीएफ दोनों अलाउ किया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन की पीडीएफ बना के भी कर सकते ओके सर। हैं, राइट? हाँ, तो इस वाले और चल जाएंगे। अनुदीप सर वाले में कर दें सर। अनुदीप बगाले सर में तो पीडीएफ है, क्योंकि इन्होंने तो केवल डिस्क्राइब किया है ना, तो आप वो वर्ड, वो कोई प्रेजेंटेशन तो है नहीं, है ना? डिस्क्राइब ऑल सर पार्ट। प्रेजेंटेशन टाइम में पीडीएफ में दिक्कत होगी ना सर लिखने में उसको। पीडीएफ में दिक्कत होगी, तो आप लोग प्रेजेंटेशन के फॉर्म में करना चाहते हो? यस सर। चलो, तो हमने इसको भी अलाउ कर दिया प्रेजेंटेशन में, ये देखो, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ दोनों में ये हो जाएगा, बाकी पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। तो अब मैं असाइनमेंट नंबर 2 पे आ रहा हूँ, है ना? थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हल्का हल्का, पहले कुछ ज्यादा डिटेल में किया है मैंने, अब बाकी तो आप कर ही लेंगे। मेक एन ऑक्टेव प्रोग्राम टू क्रिएट पास्कल ट्राइंगल यूजिंग नेस्टेड लूप्स ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ये चीजें करके दिखाई गई हैं क्लास में बाकायदा। तो इसमें भी क्या करना है, लूप लगना है। अब उसमें तो एक लूप लगा था पहले वाले प्रोग्राम में, इसमें लूप के अंदर लूप, यानी कि नेस्टेड लूप, 2 लूप लगेंगे इसमें, और लूप के अंदर लूप चलेगा। एक लूप चलेगा i इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो एक लूप चलेगा फॉर i इक्वल टू 1 to 7। ठीक है, क्योंकि 7 बार लूप चलना है। अब पहली बार एक वैल्यू प्रिंट हो, दूसरी बार 2 वैल्यू प्रिंट हो, तीसरी बार 3 वैल्यू प्रिंट हो, चौथी बार 4 वैल्यू प्रिंट हो। तो जब i की वैल्यू 4 है तो 4 वैल्यू प्रिंट हो, i की वैल्यू 5 है तो 5 वैल्यू प्रिंट हो। तो जो दूसरा वाला अंदर वाला लूप होगा, वो होगा फॉर j इक्वल टू 1 to i। i की वैल्यू 4 है तो 4 बार प्रिंट हो जाएगा, 5 है तो 5 बार हो जाएगा, 7 है तो 7 बार हो जाएगा। तो पहला वाला जो लूप है वो चलेगा i इक्वल टू 1 to 7, फिर दूसरा जो लूप चलेगा वो चलेगा j इक्वल टू 1 to i। ठीक है, अब कराना क्या प्रिंट है वो देख लेना। इसमें बायनोमियल कोफिशिएंट है ये, तो बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, एनसीआर होते हैं ना। जैसे ये 7वीं लाइन है, मान लो 7वीं लाइन है, तो ये 7C1 है, नहीं ये 7C0 है, फिर ये छठी लाइन है, कौन सी लाइन है? 0 से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, ये छठी लाइन है ना? 0 से 6 चलाना, 1 से 7 नहीं, 0 से 6। तो ये आपका 6C0, ये 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। ठीक है, तो ये, और 5वीं लाइन में 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, ऐसी चौथी में, तीसरी में, दूसरी में, सब होता है। तो बायनोमियल कोफिशिएंट के लिए सीधा सीधा एक कमांड है, क्या नाम बताया था, किसी को याद है बायनोमियल कोफिशिएंट निकालने के लिए? सर एन क्यूसेक। कैसे, बताइए बताइए। सर एन क्यूसेक। एन क्यू,
एंड चूज के ऐसा कुछ था सर। हाँ, एंड चूज के, हुज के कुछ बताया था, है ना। तो एक और बताई थी मैंने, एक और सरल वाली बताई थी, BINCOEF डबल एफ, बायनोमियल कोफिशिएंट के नाम से ही है, BINCOE लिखेंगे आप, और ब्रैकेट में n कोमा r। तो अब n मतलब तुम्हारा क्या है, i, और r मतलब क्या है, j। तो तुम लिखोगे i कोमा j, बायनोमियल कोफिशिएंट ब्रैकेट ब्रैकेट i कोमा j। तो ये सारे अपने आप बनते चले जाए। ठीक है, तो मैं जरा सा इसको और अभी शेयर करके बताऊं पीपीटी में फॉर दी क्लैरिटी, मैं जरा सा क्लियर कर दूं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, दो लूप चलेंगे आपके। सर इसको फंक्शन बना के भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर उसमें नेस्टेड लूप से कहा गया असाइनमेंट में, है ना, कई तरीके से कर सकते हैं। i इक्वल टू 0 से चलाना, 0 से लेके कहां तक, 6 तक। यदि तुम्हें 6 लाइन का बनाना है तो 6 तक 6 का ही बना देना, यदि 15 का बनाना है तो 15 तक, है ना। और इसको बिल्कुल ऑटोमेटिक बनाना है तो यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट ले लेना, इनपुट एंटर नंबर, है ना, फॉर मेकिंग पास्कल ट्राइंगल, कोमा के अंदर ये इनपुट रन टाइम पे इनपुट आ जाएगा। एंटर नंबर ऑफ लाइंस फॉर मेकिंग पास्कल ट्राइंगल। अब यूजर ने यदि n बराबर 6 दिया तो ये 6 बार चल जाएगा, 10 दिया तो 10 बार चल जाएगा। तो यहाँ 6 की जगह क्या कर देना, n, i इक्वल टू 0 to n कर देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा। अब 6 देगा तो 6 बार चलेगा, 10 देगा तो 10 बार चलेगा, 100 देगा तो 100 बार चलेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब यदि आपको असाइनमेंट सबमिट ही करना है तो आप 6 बार चला के बना दो, कोई इशू नहीं है। ऑटोमेटिक करने में तो एक लाइन लिखनी होती है केवल। तो फॉर आई इस हाँ यस सर ये जो वैल्यूज आई हैं सर इनको प्लॉट कैसे करना है ये भी बता दीजिएगा इसके साथ। प्रिंट कैसे करना है, नहीं सर प्रिंट तो हो गई सर, प्लॉटिंग ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे इस ट्रायंगल को ये बता दीजिए। इसमें कोई प्लॉट है ही नहीं, ये तो पास्कल ट्राइंगल है ना, ओके 1 to 1, इसमें प्लॉट है ही नहीं। तो इसमें प्लॉट फंक्शन का कोई यूज है ही नहीं, ये तो केवल कमांड विंडो आउटपुट आएगा और कोडिंग आएगी, इसमें केवल दो ही चीजें पेस्ट होंगी, इसमें कोई फिगर नहीं है ना। तो कुछ असाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें फिगर नहीं है और कुछ असाइनमेंट ऐसे हैं जिसमें फिगर है। तो i इक्वल टू 0 to n करके फिर एक और लूप चलेगा अंदर, j इक्वल टू 0 to i, j इक्वल टू 0 to i, बस। उसके बाद यहां लिख देना बायनोमियल f प्रिंट f प्रिंट करने के लिए। और क्या लिखोगे f प्रिंट f के बाद, खाली खाली छोड़ देना, %d लगा देना, %d कॉमा कॉमा फिर कॉमा, और यहाँ पे लिख देना BINCOEFF i कॉमा j, और इस वाले लूप को बंद कर देना, फिर बाहर वाला लूप बंद कर देना। ठीक है, अब जब पहला लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद लाइन चेंज करनी है, तो यहाँ पे लिख देना f प्रिंट f \n कॉमा कॉमा, बस। ऐसा करने से आपका ये जनरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्राइंगल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो लूप हैं, पहला लूप चलेगा 0 से n, है ना, या 0 से 6, आप 6 कर सकते हो। दूसरा चलेगा 0 to i, यदि i की वैल्यू 0 है तो 0 से 0 तक, i की वैल्यू 1 है तो 0 से 1 तक, i की वैल्यू 3 हो गई तो 0 से 3 तक, एंड सो ऑन। तो उतने बार अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस असाइनमेंट इज आल्सो कंप्लीट। कोई डाउट हो तो बोलिए इसमें, मैं असाइनमेंट 3 की तरफ मूव करता हूँ। एक बार चैट विंडो देख लें, कुछ लिखा है 3 अगस्त से तो हमारा सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो रहा, तो हम कैसे कोर्स की क्लास लेंगे सर। 3 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके, है ना, तो 2 घंटे के लिए अब टाइम मिल जाएगा आपको। 3 अगस्त 3, 4, 5 तक क्लास ऐसे ही चलेंगी, है ना, फिर आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। टाइम टेबल आएगा, है ना, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन होंगे, तो थर्ड तक आप क्लास कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है ना, आराम से कर। सर मशीन डिजाइन आप पढ़ाएंगे ना? मशीन डिजाइन हाँ मैं पढ़ाऊंगा, और तो
सेक्शन होंगे ना आपके, कई सारे सेक्शन होंगे, तो किसी एक सेक्शन में सर 4 सेक्शन है लगभग। 4 सेक्शन है। हाँ, यस तो 2 सेक्शन में हम पढ़ाएंगे और 2 सेक्शन में हरीश सर, जैसा टाइम टेबल आएगा उससे। बी सेक्शन को जरूर ले लेना सर। सर बी एंड डी सर आप ही लीजिएगा। चलो वैसे तो देखो, तो ऊपर से टाइम टेबल में ही डिसाइड होता है, टाइम टेबल इंचार्ज बनाते हैं, है ना। बाकी थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं। दूसरे सर कौन है सर? दूसरे हरीश सर पढ़ाएंगे, हरीश सर। तो चलिए एम हाँ, एक चीज सर, एमडी में सर ड्राइंग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ड्राइंग शीट वगैरह की? नहीं नहीं, कि थ्योरेटिकल है केवल? बिल एक भी कोई सीट की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि डिजाइन करनी है ना आपको, तो डिजाइन के बाद डिजाइन का लास्ट स्टेप वर्किंग ड्राइंग होता है। कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी बस। हाँ, कैलकुलेशन एनालिसिस ये 2 काम करने हैं आपको, है ना। आपको जैसे मान लो स्प्रिंग हो गई, तो स्प्रिंग को डिजाइन करना है आपको। डिजाइन करने में अब वो हेलिकल स्प्रिंग के जितने भी पैरामीटर हैं वो सब कैलकुलेट होंगे, तो कैलकुलेशन में आपको ऑक्टेव का यूज कर लो, मैटलैब का यूज कर लो, किसी का भी यूज कर लो। अच्छा सर इसका ऑक्टेव वगैरह का ही यूज है इसमें केवल? हाँ, ऑक्टेव का यूज आ जाएगा ओके डिजाइन सर। में, है ना। उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस और करते हैं, तो एनालिसिस में फिर एनसिस का यूज आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ऑक्टेव का और एनालिसिस के लिए एनसिस का। और फिर एनालिसिस होने के बाद डिजाइन जब सेटिस्फैक्ट्री हो गई, व्हेन द डिजाइन इज सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद उसकी ड्राइंग बनती है। तो वो ड्राइंग का काम मशीन डिजाइन में नहीं सिखाते हैं, वो तो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, और एक शायद आपने मशीन ड्राइंग पढ़ी होगी, यस सर। वो उसमें आ जाता है। तो डिजाइन का पार्ट नहीं है ये, मतलब डिजाइन का है पार्ट, बट लास्ट स्टेप है। तो वो तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को ये पहले से आता है, ऑटोकैड में वो बना लेता है, सॉलिड वर्क्स में वो बना लेता है, या कैटिया में बना लेता है, तो वो लास्ट स्टेप है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। जरूर सबमिट करिएगा, मतलब हर किसी का भी असाइनमेंट छूटे नहीं, ठीक है। अब मैं आता हूँ थर्ड असाइनमेंट, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ सबको, क्योंकि तरीका दूसरे वाले में भी आपको वो लिखना है, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय सूर्यांश पटेल, है ना। हर किसी को अपना नाम मेंशन करना है ना। अब मान लो फिगर नहीं है तो वहां टाइटल नहीं आएगा, जिसमें फिगर में होगी तो उसमें टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं असाइनमेंट 3 पर। तो दूसरा पास्कल ट्रायंगल हो गया। तीसरा हमारा असाइनमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ algebraic equations with 4 unknowns by matrix inversion method using octave 6.3। तो ये तो बहुत आसान है। इसमें तो ये फिगर दिख रही है ना आपको, सबको इक्वेशन दिख रही है सर हो गया है। हाँ, ये दिख रहा है ना 2, ये सब दिख रहा है, दिख रही है ना। यस तो बस इसके जो कोफिशिएंट हैं इनका एक मैट्रिक्स बना लो, इसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2 3 4 5, है ना। 2 3 4 5 ये पहली रो हो जाएगी, 1 -1 1 -1 सेकंड रो हो जाएगी, फिर 1 2 -3 4 थर्ड रो, -1 -2 9 -16 फोर्थ रो। एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स का नाम दे देना, क्या नाम दोगे इसका? ए, कैपिटल ए, है ना। ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है आपका। फिर आप ये वाले जो वैल्यूज हैं, पहली रो में 40, दूसरी रो में -2, तीसरी रो में 12, चौथी रो में -42, तो ये कॉलम वेक्टर बनेगा। तो इस कॉलम वेक्टर का नाम होगा बी, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर, बस 2 ही वेक्टर बनाने। फिर आपका थर्ड आ जाएगा x इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। तो इसकी कोडिंग बड़ी आसान है, एक बार शेयर करके दिखाई देता हूँ। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, विजुअल है पीपीटी, तो इसमें देखिए वो सब तो कर ही लोगे, मैं बार बार नहीं कर रहा। क्लियर ऑल सीएलसी जो भी करना है करिए। उसके बाद आपको सिंपली लिखना है कैपिटल ए, पहली रो जो भी थी 2 1 3 5 मान लो ये थी, सेमीकोलन, है ना। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथा वैल्यू, सेमीकोलन, कॉमा सेमीकोलन, फिर एक थर्ड रो हो गई, सेमीकोलन, फिर एक रो। ये हो गया 4x4 का मैट्रिक्स। फिर आपने एक बना लिया बी, बी में वो कॉलम वेक्टर बन जाएगा,
कॉलम वेक्टर, पहली रो में केवल मान लो b1 जो भी वैल्यू है, मान लो 40 दे रखी है, -2 दे रखी है, 3 दे रखी, कुछ भी दे रखी है b। उसके बाद x इक्वल टू इसका इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकलता है? इनवर्स कमांड INV ऑफ a, INV ऑफ a स्टार b। तो ये आपका, ये बस 3 लाइनों में कोडिंग हो जाएगी पूरी। सबसे सरल असाइनमेंट है ये। 4 अननोन्स का अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना सबसे सरल। a b x इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू b। बाकी आप लिख ही देना, f प्रिंट f दिस प्रोग्राम इज मेड बाय सूर्यांश पटेल, वो सब लिख देना। यूनिवर्सिटी रोल नंबर सो एंड सो, बीटेक 3rd ईयर सो एंड सो, वो सब लिख देना और सबमिट कर देना, है ना। तो आई एम क्लोजिंग नाउ दिस। कोई डाउट तो नहीं है 3rd असाइनमेंट में? मैं 4th की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्लियर है? बताते रहिए। सूर्यांश पटेल क्लियर है? यस सर, यस सर। गुड गुड गुड। अब मैं वापस आ रहा हूँ 4th असाइनमेंट पर। तो असाइनमेंट नंबर दिस, ये हो गया हमारा। असाइनमेंट नंबर 4 क्या है? सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम यूजिंग OD45 सॉल्वर अवेलेबल इन ऑक्टेव 6.3। assume initial conditions x0 equal to 7 meters and v0 equal to 3 meters per second। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल तो नहीं कहेंगे, मतलब इस कोर्स के माध्यम से एटलीस्ट आप लोगों ने ये तो लर्न किया ही है कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। इस कोर्स की लर्निंग तो आप ये है ही आपके लिए कि हाउ टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये बताओ सेकंड ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन? एनीवन? कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का है। तो सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो dx by dt है ना, इसमें ये जो dx by dt है, इसको आप कुछ अज्यूम कर लो, कोई भी नाम दे दो इसको। dx by dt बराबर y कर दो, या dx by dt बराबर z कर दो, कुछ भी आप अज्यूम कर लो, या dx by dt बराबर वेलोसिटी v अज्यूम कर लो, है ना। तो इसको मैं जरा कन्वर्जन करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शेयर स्क्रीन PPT, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। PPT विजुअल है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 4 की, है ना। असाइनमेंट नंबर 4 पर है। तो अब इस 4 में हमारे पास एक इक्वेशन है m d² x by dt² प्लस c dx by dt प्लस kx इक्वल टू f, ऐसा कुछ है ना, क्यों? इक्वल टू f, ये इक्वेशन। अब ये सेकंड ऑर्डर की है। तो मैंने क्या कहा कि dx by dt को कुछ अज्यूम कर लो। तो लेट dx by dt बराबर कुछ भी अज्यूम कर लो, v अज्यूम कर लिया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब इस दूसरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? m, अब d² x by dt² को मैं लिख सकता हूं dv by dt, क्योंकि देखो मैंने dx by dt को एक v मान लिया है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव मतलब v का डेरिवेटिव तो वो हुआ dv by dt। तो d² x by dt² की जगह मैं लिख सकता हूं dv by dt प्लस c dx by dt को मैंने v माना हुआ है प्लस kx, ठीक है, प्लस kx बराबर f, ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है कि dv by dt बराबर क्या? तो dv by dt बराबर हो जाएगा f माइनस kx माइनस cv होल डिवाइडेड बाई m। तो ये हो जाएगा f बाई m माइनस kx बाई m माइनस
CVYM, ये मेरा हो गया dV/dt। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ ये पहला वाला जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, बताओ आप लोग बताइए। इट इज फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स, इट इज फर्स्ट ऑर्डर इन एक्स, एक्स का फर्स्ट ऑर्डर है ना। और यहाँ पे ये v का फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके फर्स्ट ऑर्डर की राइट हैंड साइड क्या है, b, और इस वाले की राइट हैंड साइड क्या है, ये पूरी f/m माइनस kx/m माइनस c/m। ठीक है, अब इसको हम कोडिंग में कैसे, ये तो कन्वर्ट हो गया, तो पहले तो कन्वर्जन करना पड़ता है सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में। तो एक सेकंड ऑर्डर से दो फर्स्ट ऑर्डर बनते हैं, है ना, दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनते हैं। अब इस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को हम कैसे ऑक्टेव में सॉल्व करेंगे, तो देखो अब ऑक्टेव की कोडिंग देखना, वो सब तो कर ही लेना आप, CLC है ना, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, है ना। उसके बाद fprintf में क्या लिखोगे, दिस प्रोग्राम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो भी लिखना है, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर शाहरुख खान, ये लिख दिया आपने। सब हो, ये सब तो आ ही गया। अब इसके बाद शुरुआत करनी है, तो कैसे करोगे, देखो अब ऑक्टेव में न तो dx/dt लिखना है न dv/dt लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड को तो लिखा ही नहीं जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को तो ऑक्टेव अपने आप समझता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर मानता है उसको, अपने आप बाय डिफॉल्ट है। अब उसकी राइट हैंड साइड क्या है, v, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक अपना फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन f बराबर एट द रेट, ये तरीका है बनाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द रेट। उसके बाद बताओ हमारे वेरिएबल कौन कौन है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल टाइम है ना। तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t, x, t स्पेस x भी लिख सकते हो, t, x भी लिख सकते हो। ठीक है, t, x डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट। तो इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब पहले इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, b, तो देखो यहां समझाने के लिए लिखता हूं ब्रैकेट, पहले वाले की राइट हैंड साइड v, कॉमा दूसरे वाले की राइट हैंड साइड f/m माइनस kx/m माइनस cv/m। अब पहली राइट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड, इनके बीच में सेमीकोलन लगाते हैं, ध्यान रखना, एम्बेडिंग है ये सेमीकोलन। तो पहली राइट हैंड साइड दूसरी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ऑक्टेव को कैसे पता चलेगा कि v का मान क्या है ना, v का मान क्या है, x का मान क्या है, ऑक्टेव को तो नहीं पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा उसको। तो उसे पता कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दी हुई है इनिशियल कंडीशन, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे असाइनमेंट को, तो हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो x की इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, बताओ जरा, क्या दी हुई है, 7 मीटर, जो भी दी है वैल्यू बदल देना उसमें क्या है। और v की इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब ऑक्टेव को हमें समझाना है कि ये v जो है ये आप इनिशियल कंडीशन में से उठा लो, मतलब आप v की वैल्यू 2 ले लेना। हमें ऑक्टेव को समझाना है कि v की वैल्यू कितनी ले लेना, 2, और x की वैल्यू कितनी ले लेना, 7। ये हमें उसे समझाना है। तो समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का एक बनाएंगे हम वेक्टर, पहली वैल्यू 7, दूसरी वैल्यू 2, पहली वैल्यू 7, दूसरी वैल्यू 2, इन दोनों वैल्यू का हम बना देंगे वेक्टर। अब इस वेक्टर का एक हम दे देंगे नाम,
तो नाम क्या दोगे? नाम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। तो इस वेक्टर का नाम देंगे हम x। इस वेक्टर का क्या नाम देंगे हम? x। तो नेम ऑफ दिस वेक्टर इज x। अब देखो, जैसे मैंने अभी सबसे पहले वाले असाइनमेंट में एक बनाया था ना, r बराबर 1, 3, 5, 7, 9 बनाया था रेडियस के लिए। तो इसको क्या बोलते थे? r1। इसको क्या बोलते थे? r2। तो ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? x1। और इसको क्या बोलेंगे? x2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज यहाँ तक? यस सर, यस सर। है ना? तो अब इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2। अब हमें ऑक्टेव को समझाना है कि बोले v की जगह आप ले लेना x2 और x की जगह तुम ले लेना x1। हमें ये समझाना है ऑक्टेव को, ठीक है? ये समझना है बस। एक बार उसने इनिशियल वैल्यू ली, फिर तो वो लेता चला जाएगा, ये साइकिल है, फिर तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन होती चली जाएगी। इनिशियली बताना है कि तुमको ये वैल्यू ऐसे ऐसे उठानी है, ऐसे ऐसे उठानी है, ठीक है? तो अब उसे कोडिंग में कैसे करेंगे? तो कोडिंग में देखो, पहले तो फंक्शन बनाना है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर हमको राइट हैंड साइड लिखनी है। तो पहली राइट हैंड साइड क्या है बताओ? पहली वाली राइट हैंड साइड क्या है? बोलते जाओ। v v v, और v का मतलब हमें कहां से उठवाना है? x2। तो x2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2, कोड में x2 लिखेंगे हम। समझने के लिए वो v है, लेकिन कोडिंग के लिए वो हमारा x2 है, x ब्रैकेट 2 है। ऑक्टेव को समझाना है कि जो भी हम इनिशियल कंडीशन दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, वहां पे जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है उसको उठा लो, x2। फिर हम यहाँ पे अब दूसरी राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो f/m, f/m माइनस k स्टार x, है ना? इनटू के लिए स्टार लगाते हैं। अब x, तो x का मतलब हमें क्या समझाना है कि क्या उठा लो? बताओ। x1। x1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई m, है ना? फिर माइनस c स्टार v। अब v का मतलब बताओ, v मतलब कहां से उठाए वो? बोलो, v मतलब कहां से उठाएगा? x2 को। x2 को। v मतलब x2, तो c स्टार x2 डिवाइडेड बाई m और ब्रैकेट कर दो 1। बस हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन में सब कुछ डिफाइन कर दिया, पहली राइट हैंड साइड, दूसरी राइट हैंड साइड, और वो भी आ गई, कंडीशन भी आ गई, सब कुछ आ गया। वेरिएबल देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, और राइट हैंड साइड, पहली राइट हैंड साइड भी आ गई और दूसरी राइट हैंड साइड भी आ गई। फंक्शन तैयार है। अब इस फंक्शन को सॉल्व कर दो। तो एक लाइन और आती है सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए जो एक लाइन आती है वो और बता दूं, बस ये असाइनमेंट कंप्लीट। तो वो लाइन और देख लीजिए आप। ये समझने का है, मतलब इस कोडिंग को समझना, मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा पारंगत हो जाएंगे, अच्छे अच्छे कर पाएंगे। तो इसमें आप देखो, अब इसके बाद जो अगली लाइन होगी उसमें कौन सा सॉल्वर यूज करेंगे हम? ओडीई। कितने सॉल्वर होते हैं नाम बताओ जरा? ODE 45 और 23। 23। तो एक असाइनमेंट तो 45 से कर देना, और जो अगला असाइनमेंट है वो 23 से कर देना, या एल सोर्ट से कर देना। 23 से ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक 45 से, एक 23 से। तो ये आपका ओडी 45 ले लेना आप इसमें, ठीक है? उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट। अब इस ओडी 45 के अंदर क्या क्या वैल्यू देनी पड़ती है? एक तो देना पड़ता है कि आपको क्या चीज सॉल्व करनी है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बना लिया, ये फंक्शन, इस फंक्शन में ही तो आ गए ना, पहली राइट हैंड साइड, दूसरी राइट हैंड साइड, सब कुछ आ गया। तो आपको किसको सॉल्व करना है? एफ को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देंगे एफ। यदि आपने इसका नाम जी दे रखा है मान लो, तो आप यहाँ पे देंगे जी। यदि आपने यहाँ पे दे रखा है, सपोज इसका नाम आपने दे रखा है RKS, मान लो मैंने अपने नाम से फंक्शन बना रखा है राजकुमार शर्मा, तो फिर मुझे RKS को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ RKS दूंगा, जो वेरिएबल का नाम है वो तो जो आप बनाएंगे वही आप देंगे। तो ये एफ है, तो आपने एफ दे दिया। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमें देना पड़ता है कि आपकी टाइम रेंज क्या है।
आप इसको कितने टाइम के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, बताओ। टाइम रेंज दे रखी है क्या हमने असाइनमेंट में कि 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में या 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में, कुछ दे रखा है असाइनमेंट टाइम? यदि नहीं दे रखा है तो अज्यूम कर लो कि चलो हम शुरू के 10 सेकंड तक सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ दे दिया ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होगा यहाँ पे 0,10, ये हमने दे दिया टाइम रेंज। फिर कॉमा, फिर हमें देनी पड़ती है इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन हमारी कौन सी है, ये किस वेरिएबल की है इनिशियल कंडीशन? 7 और 2, यही तो है। तो बस इसी को लिख दो, ब्रैकेट ब्रैकेट 7,2, बस हो गया था। अब ये सॉल्व कर देगा। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो आंसर के लिए 2 वेरिएबल बना लेना। पहला वेरिएबल टाइम का कैपिटल टी, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये जो टाइम है 0 से 10, यही तो टाइम है, टाइम रेंज। तो ये टाइम रेंज के डिवीजन हो जाएंगे अपने आप, 0, 0.1, 0.2, कुछ डिवीजन हो जाएंगे। ये सॉल्वर जो है अपने आप इसको डिवाइड कर लेगा, टाइम को कई पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, कैपिटल टी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज किसमें स्टोर हो जाएंगी, कैपिटल एक्स में। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी एक्स भी आ जाएगा और वी भी आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो ये इसमें 2 कॉलम होंगे, पहला कॉलम डिस्प्लेसमेंट, दूसरा कॉलम वेलोसिटी। बस हो गया सॉल्व। अब टी और एक्स में सारी वैल्यू है, तो फिर तो क्या करना है, प्लॉट करना है। फिर तो प्लॉट करना है टी और एक्स के बीच में, काम आसान है। अब प्लॉट कैसे करोगे, प्लॉट, पहला प्लॉट टी के बीच कॉमा एक्स के बीच, लेकिन एक्स के पहले कॉलम के बीच है ना। अब एक्स के सारे कॉलम नहीं, पहला कॉलम, तो हम रहेंगे कॉमा, रो कोई भी हो, कॉलम पहला हो, ब्रैकेट ब्रैकेट कोलन कॉमा 1। इस कोलन का मतलब है रो तो कोई भी हो, जैसे मान लो ये पहला कॉलम है, इसमें वैल्यूज है, तो रो तो कोई भी हो, रो 1 हो, रो 2 हो, रो 3 हो, लेकिन कॉलम पहला ही हो। तो ये सेकंड वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्लॉट हो गया। फिर दूसरा प्लॉट करना है टी और एक्स के दूसरे कॉलम के बीच, तो बस यहाँ 1 की जगह 2 कर देना, 2 प्लॉट आ जाएंगे, दंदनाते हुए आपकी फिगर बन जाएगी। हो गया सॉल्व, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। और उसको पेस्ट कर देना वर्ड फाइल में बना के, असाइनमेंट सबमिट कर देना है। और इसका टाइटल दे देना, फिर टाइटल तो उसी तरह दे देना, टाइटल कॉमा कॉमा, उसके अंदर लिख देना दिस प्रोग्राम इज मेड बाय मिस्टर अनुष्क चाहर। तो बस अनुष्क चाहर इसमें नाम आ जाएगा, खत्म, हो गया प्लॉट आपका खत्म। तो दिस असाइनमेंट इज आल्सो कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट तो हम दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए। जरूर समझ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग आपके बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगी आगे आपको, बताइए कोई भी। कृष्णा चौहान सुन पा रहे हैं? यस सर। क्लियर है? यस सर। एक बार करिए, कोई एरर आएगी तो दूर करिए, मैं बैठा हूँ, एरर आएगी तो मुझसे संपर्क करिए व्हाट्सएप पे, अपनी कोडिंग भेजिए मुझे, कोई एरर होगी तो मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। बट ओके सर। देखो इसमें क्या काम है, पहला काम है सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करो। तो ये कन्वर्ट कर देना, आप एक पेपर पे कन्वर्ट कर देना, मैनुअल पेपर पे। ठीक है, उस मैनुअल पेपर का स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में डाल देना या वर्ड में टाइप कर देना, जैसे भी कन्वर्जन भी दिखा देना मेरे को कि आपने ऐसे कन्वर्ट किया है, सब कुछ दिखा दो मुझे, उस पीडीएफ में दिखा दो कन्वर्जन ऑफ सेकंड ऑर्डर इनटू फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद कोडिंग दिखाओ। अब कोडिंग में फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना आसान है, @ सिंबल लगाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर पहली राइट हैंड साइड सेमीकोलन, दूसरी राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट है, ये सेमीकोलन की जगह कॉमा लगाओगे तो एरर आ जाएगी, तो यहाँ सेमीकोलन ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद OD45 फंक्शन का नाम,
टाइम की रेंज और इनिशियल वैल्यूज, बस बात खत्म, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो प्लॉट कमांड है ये वाली, प्लॉट कमांड और टाइटल, इट्स ऑल। असाइनमेंट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। तो मैं इसे स्टॉप शेयर कर रहा हूँ एंड नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा, है ना। गूगल फॉर्म ये रहा। तो देखो इस असाइनमेंट में जरा ये चेक कर लो कि क्या टाइम रेंज दे रखी है इसमें। सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी सर, टाइम रेंज नहीं दे रखी है ना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिग्मा टेम्पर सिस्टम यूजिंग ODE 45 सॉल्वर अवेलेबल इन ऑक्टेव, अज्यूम इनिशियल कंडीशन दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है। देखो ये डिफाइन कर देना पहले, डिफाइन कर देना इसे CLC के बाद, क्लियर ऑल के बाद, है ना। और के डिफाइन कर देना, सी डिफाइन कर देना। टाइम रेंज नहीं दे रखी है तो यहाँ लिख दो फॉर द टाइम रेंज, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम रेंज यहाँ दे देते हैं हम आपको, है ना, सेमीकोलन टाइम रेंज इक्वल टू 0 to 12 सेकंड, है ना, 12 सेकंड, 0 to 12 सेकंड तक इसको आप टाइम रेंज ले लीजिए और यहाँ लिख देते हैं टेक टाइम रेंज इक्वल टू, ठीक है। तो ये करेक्शन भी हो गया, आपको टाइम रेंज मिल, अंदर आप अज्यूम करके भी कर देंगे ना, आप किसी भी टाइम रेंज के लिए आज आपने भेज भी दिया है, इट विल बी कंसीडर्ड फुल्ली, इसकी वजह से कोई नंबर नहीं कटने वाला है आपका। हमें तो उसकी सोल्यूशन की टेक्निक देखनी है आपकी, इस टाइम रेंज में करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 to 12 ले लेना जिन्होंने अभी नहीं किया, या एडिट भी कर पाएंगे तो चेंज कर देना जैसे आपकी इच्छा। तो ये असाइनमेंट 4 कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू असाइनमेंट नंबर, अब ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह ही है। सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेंडुलम मोशन यूजिंग ODE 23 से भी कर देंगे चलेगा। सॉल्वर अवेलेबल इन दिस, अज्यूम इनिशियल कंडीशंस थीटा 0 बराबर 1, ओमेगा 0 माने एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे वो लीनियर का क्वेश्चन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी, और पेंडुलम में ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, बहुत कोई चेंज नहीं है, लगभग सेम चीजें हैं। मास दे रखा है, डैम्पिंग फैक्टर दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है 9.81, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दे रखी है, और फोर्स की जरूरत है क्या इसमें, क्यों, इसमें तो किसी फोर्स की जरूरत पड़ती नहीं है, या पड़ती है, बताओ। असाइनमेंट 6 में फोर्स की क्या जरूरत है आपको, एनीवन रिप्लाई कीजिए, ओंकार निगम बताओ, इज देयर एनी नीड ऑफ फोर्स। कहीं फोर्स है ही नहीं ना इक्वेशन में, उस वाले इक्वेशन में तो फोर्स था, तो इस फोर्स की यहाँ पे कोई चीज नहीं है, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है आपको, तो हम चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से, देयर इज नो फोर्स रिक्वायर्ड, तो ये इसकी फोर्स भी हमने, यहाँ फोर्स की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ये फ्री मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो मोशन हो रही है। इनिशियली फोर्स लगा के छोड़ दिया तो अब उसमें कोई फोर्स नहीं है और वो मोशन हो रही है, उसकी इक्वेशन है।
डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई एम डी टी बाई डी टी प्लस डी वाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इस असाइनमेंट में अब मुझे बताते जाओ कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा क्या चीज डिस्कस करेंगे बताओ। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल सही है। तो किस चीज को मान लोगे कि पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बराबर कुछ मान लेना, ओमेगा ही मान लेना, डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा मान लेना, डब्लू मान लेना, डी थीटा बाई डी टी बराबर डब्लू, डब्लू मतलब ओमेगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी प्लस डी वाई एम ओमेगा प्लस डी वाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहां से डी ओमेगा बाई डी टी निकाल लेना, वो हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर सारा काम उसी तरह होगा जो पिछली वाली में बताया है, ठीक है, जो पिछले वाले में बताया बिल्कुल उसी तरह होगा। और फिर बस सॉल्व कर देना, ओडी 45 की जगह ओडी 23 कर देना, है ना। फिगर में टाइटल का अपना नाम दे देना, काम खत्म, बिल्कुल सेम तरीके से। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, या कन्वर्जन करके बताऊं, बताओ। सर कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह है ना। सो असाइनमेंट 5 इज ओवर, नाउ असाइनमेंट नंबर 6, ठीक है। तो कुछ चॉइस दे देंगे आपको, क्यों बताओ आप लोग क्या चाहते हो, एनी चॉइस यू वांट, जैसे कहीं होता है ना एनी 5 या कुछ ऐसी चॉइस दे दें असाइनमेंट में। देखो असाइनमेंट 7 तो बाहर के पर्सन का है, रिसोर्स पर्सन अनुदीप श्रीवास्तव जी की तरफ से है, तो ये तो कंपलसरी है, दिस असाइनमेंट इज कंपलसरी। और असाइनमेंट 8 जो है वो भी कंपलसरी है। तो इनिशियल वाले जो 6 मेरे द्वारा हैं उनमें आपको एक चॉइस मिल सकती है, हम कर देते हैं एनी 6 की जगह एनी 5 कर सकते हैं। तो एनी 7 मतलब टोटल मिला के एनी 7 कर दीजिए आप, है ना। तो एनी 7 में मेंशन कर देता हूं यहां पर, असाइनमेंट शीट नाम हो गया, यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं, है ना। सॉल्व एनी 7 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 7 and 8 is compulsory। अब तो कुछ राहत मिल गई होगी आपको, 7 और सब मिला के 7 करने 8 में से, यानी कि एक आप मेरे वाले में से एक छोड़ सकते हो, कोई भी एक छोड़ सकते हो। आप सुरेश पटेल कृष्णा कर लोगे सबमिट एनी 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट नंबर, इस पे थे हम 6 पे थे। अच्छा असाइनमेंट 7 डिस्कस कर लेते हैं पहले। डिस्क्राइब ऑल पार्ट्स ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर इन डिटेल। ये अनुदीप श्रीवास्तव जी ने आपको ये सब चीजें जो असाइनमेंट किया ये सब उसी में से दिया हुआ जो उन्होंने कराया होगा। ये असाइनमेंट क्लियर है सूर्यांश? क्लियर, वेरी गुड। अच्छा अब जो अगला असाइनमेंट है प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग वर्किंग ऑफ पीसी फायर, ये क्लियर है? यस सर, मैं सीएफबीसी पे कर रहा हूँ। हाँ सीएफबीसी पे कर लो, ऑब्लिक है ना, किसी एक पे कर दीजिए। यस सर। अब ये बताओ मैम असाइनमेंट ने ये बोला था कि 8, 10, 12 स्लाइड का कर देना। हाँ तो मैंने लगभग ऐसे ही सर 14, 15 स्लाइड का हो रहा है मेरा। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 ज्यादा हो या कम हो कोई परेशानी नहीं है, सबमिट जरूर। ओके सर, तो कोई दिक्कत ठीक है, मैं आज या कल में करूंगा सर। हाँ कर दो। अब देखो असाइनमेंट 6 रह गया, तो असाइनमेंट 6 को बताओ अभी देखें हम या जो 3 तारीख को क्लास होगी उसमें बताएं, क्या चाह रहे हैं आप? नेक्स्ट क्लास में बताना सर, अभी तो पार्टिसिपेट ही सब चले गए। काफी कुछ डिस्कस भी हो गया है, काफी सारे असाइनमेंट डिस्कस
हो चुके हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखो हम क्या क्या करेंगे, एक तो इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और एक डाटा को कैसे हम ऑक्टेव में ले जाते हैं, ये मैं अभी बता देता हूँ। ऑक्टेव वाला है ना, 2 मिनट लगेगा बस, या तभी बताएं, बताओ उसी बताना सर, तभी बताना स्टार्टिंग में, उसी दिन बता देंगे, ठीक है। तो ऑक्टेव में कैसे डाटा लेते हैं और ऑक्टेव में लाते कैसे हैं, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, और ये असाइनमेंट और एक ब्रीफ रिवीजन है ना, ऑल पीपीटीज का एक ब्रीफ रिवीजन लास्ट क्लास में हम कर रहे हैं। तो कल की क्लास आपकी वही अमदीप सर लेंगे और परसों वाली क्लास को मैं लूंगा, और ये कोर्स फिर आपका एंड हो जाएगा। अब आप असाइनमेंट सबमिट करिए, अपना तैयारी करते रहिए, अभी आपके पास 2 दिन और हैं, अच्छे से असाइनमेंट सबमिट करिए, अपना नाम वगैरह उसमें डालिए और फीडबैक भी सबमिट करिए। 5 मिनट का समय फीडबैक के लिए जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल एंड। चैट विंडो में क्या लिखा है, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगी सर? ठीक, मिल जाएगी सर्टिफिकेट। जितने भी जॉब एक कोर्स हो रहे हैं जीएलए में, है ना, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से 2 या 3 हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल से हो रहे हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस से हो रहे हैं, तो सभी कोर्सों का एक ही टाइप का सर्टिफिकेट बन रहा है ना। सर्टिफिकेट डिजाइन एक ही तरह की हो रही है सबके लिए, पैटर्न वही रहेगा मतलब उसका, है ना, फ्रेमिंग वगैरह, तो उसमें खाली नाम बदल जाएंगे कि कोर्स का नाम बदल जाएगा और कैंडिडेट का नाम बदल जाएगा। तो वो आपके तैयार हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी ही तैयार कर रही है उनको। तो उसके लिए हम लोग एक वैलिडिक्टरी फंक्शन करेंगे, है ना, कोर्स एंड होने के बाद वैलिडिक्टरी फंक्शन करेंगे। उस वैलिडिक्टरी में हेड सर आएंगे और आपकी रिसोर्स पर्सन आएंगे, उसमें संदीप जी भी आएंगी, व्याख्या जी आएंगी, मैं रहूंगा, है ना, हेड सर रहेंगे, और हो सकता है हमारे वीसी साहब रहेंगे, वाइस चांसलर साहब, है ना, फाल्गुनी गुप्ता जी। तो वहां पर ही आपको ये सर्टिफिकेट की सेरेमनी वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा, ठीक है। यदि जब तक कॉलेज खुल गए तो हम ऑफलाइन करेंगे इसको, अन्यथा हम इसे ऑनलाइन करेंगे और आपके सर्टिफिकेट आपके मेल पर हम ऑनलाइन भेज देंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये हुई सर्टिफिकेट की बात, ठीक है सतीश सिंह। तो मैंने ये जवाब दे दिया, तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। कोई आपकी डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं एंड करता हूँ। यस और नो? कैन वी एंड नाउ? यस सर। Okay, okay. Thanks for listening. Thanks for watching. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Welcome.